चलिए हो गया। कितना सवाल हुआ? अच्छा, चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित तालिका में चार गांव पी, क्यू, आर और एस में पंचायत चुनाव का जानकारी देता है ना। आपका तीन गांव, चार गांव है, एक पी है, क्यू है, आर है, एस है। ठीक है। और वोट का जो आपका उपलब्ध है, गांव पी में 40,000 वोट है, क्यू में 50,000 है, आर में 60,000 है, एस में 80,000 वोट है। ठीक है। पी में 40,000 में 80% मतदान हुआ और उस 80% में 90% जो है वैलिड वोट हुआ। ठीक है। उसी तरह से क्यू में 50,000 वोटर उपलब्ध है, उसमें 90% मतदान हुआ और उस 90% में वैलिड वोट जो है 80 है, 80%। आर का भी दिया हुआ है, एस का भी उसी तरह से दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है कि गांव पी के अवैध मतों का गांव एस के अवैध मतों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आप पी का इनवैलिड वोट निकालिए। पी में टोटल वोट कितना है? 40,000 है। 40,000 में आपका वोटिंग कितना हुआ? कितना प्रतिशत? 80% वोटिंग हुआ है ना। और इस 80% में अगर 90% वैध वोट है, वैलिड वोट है, तो इनवैलिड कितना होगा? 10% होगा। तो इसका 10% निकालना लीजिए। तो पी में, गांव पी में इनवैलिड वोट की संख्या निकल के आ जाएगा। यहां से आप देखिएगा, 4 जीरो कट गया, 3 1 4, 8 चौके 32, 3200 टोटल वोट इनवैलिड गया वहां पे। ठीक है। आप बताइएगा, उसी तरह से एस का इनवैलिड वोट निकालिएगा। एस का निकालिएगा। एस का जब निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? आप बताइएगा, एस में कितना है टोटल? 80, 80,000 हजार में दिया हुआ है ना। 80,000 का कितना प्रतिशत? 80% है ना। इनवैलिड वोट कितना है? 15% होगा। वैलिड 85 है तो 15% इनवैलिड होगा। तो यहां से डबल जीरो कट गया। 15 × 120 और 120 × 8 कितना हो जाएगा? 9600 हो जाएगा। तो अब इसी का तो रेशियो निकालना है। तो डबल जीरो कट गया, एक और 3 के रेशियो में आ गया है ना। तो अच्छा सवाल था, आज आया था 1:3। क्या है? इसका वोट का संख्या अलग है, इसका वोट का संख्या अलग है, डायरेक्ट प्रतिशत कैसे निकाल दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, तो इस ये तो 40 में ना 10% है? ये 80 में 15% है, तो कैसे आप डायरेक्ट कर दीजिएगा? है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। बोला कि ए, बी और सी के आंकड़े आपको दिया हुआ है 8 5 4 3 2 7 3 10 9 17 12 3 8 4। इसके माध्यिका हैं, बहुलक हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसका माध्यिका, बहुलक और परिसर है। यानी कि माध्यिका आपका ए दिया हुआ है, बहुलक बी दिया हुआ है, अब परिसर आपको सी दिया हुआ है। तो 3a प्लस 2b माइनस 2b प्लस सी का मान आपको निकालना है। ठीक है। तो आप पहले इसको क्या करिएगा, आरोही क्रम में पहले सजा लीजिए, है ना। आरोही क्रम में सजा लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 है ना। 3 कितनी बार है? 3, 3 बार 3 है ना। उसके बाद क्या है? 4 2 बार है, 2 3 के बाद 4 है और एक और 4 है। ठीक है। उसके बाद क्या है? 4 के बाद क्या आता है? 7 आता है। अच्छा, 5 भी है, 5 है आपका।
अच्छा यहां भी है, हाँ 5 है आपका, और उसके बाद 7 है, एक ही बार है ना, और 8 2 बार है, 8 2 बार हो गया, 9 एक बार हो जाएगा, है ना। उसके बाद 10 भी है एक बार, 12 है, 17 है, इससे आगे नहीं ना है। चलिए, आपसे पहले बोला है कि माध्यिका ए का वैल्यू निकालिए। माध्यिका क्या हो जाएगा, बीच वाले योग का बटे में 2, तो काय गो टोटल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 का आधा कितना, 7वां और 8वां टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों आपका हो गया, तो 7 + 5 है ना, बटे में 2, तो ये माध्यिका निकल के आ गया आपका 6, है ना। बहुलक, बहुलक बी है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक है, तो 3 3 बार आया है सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक आपका 3 हो गया। सी आपका क्या है, परिसर, परिसर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 17 - 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए ना, तो 3 गुने ए का वैल्यू कितना, 6, माइनस 2b 2 × 3, और उसके बाद क्या है प्लस सी, सी का वैल्यू कितना, 15, तो 15 18 33, 33 में से 6 चला गया, 27, ऑप्शन डी है ना। लाइन कट गया। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अंतः स्थापित है। शंकु है किसके अंदर, घन के अंदर में है, जो अधिकतम स्थान घेरता है। तो घन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप बताइए घन का भुजा कितना है, घन का भुजा आपको दिया हुआ है क्या, 9 दिया हुआ है। आपका घन का ये शंकु का ऊंचाई भी जो होगा ना, वह घन के भुजा के बराबर ही होगा, लेकिन शंकु का रेडियस जो होगा वह भुजा का आधा हो जाएगा, है ना। तो आप बताइए घन का आयतन यानी कि 9 का क्यूब, 9 का क्यूब अनुपात किसका, शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना 9/2 गुना 9/2, और एच कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप बताइए ना, 999 यहां भी है, 999 यहां भी है ना, 1 2 से काट दीजिए 11, तो ये कितना हो गया 7 या 21 दूना 42, 42 और 11 का रेशियो हो जाएगा, 42 और 11 का, यही आया ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करें। ये कितना हो जाएगा 350, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। आप बताइए ये पहिया अगर एक चक्कर लगाता है, एक बार घूमता है, तो कितना दूरी तय करता है, इसका परिधि इतना ही दूरी तय करेगा, एक चक्कर बराबर इसका परिधि, और ये एक चक्कर का दूरी परिधि बराबर दिया हुआ है कितना 1100,
आपसे क्या पूछा है? पहिए का व्यास यानी कि 2r का वैल्यू पूछा है। आप बताइए 2r इधर से निकाल लीजिए, इसी का वैल्यू निकालना है। और 22/7 ये दिया हुआ है कितने के बराबर? 1100 के बराबर, है ना। तो 1100 से आपका 22 से डायरेक्ट कट जाएगा 50 बार में। तो 2r का वैल्यू कितना हो गया? 50 गुने 7 350, है ना। तो ये तो बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा। आज लगता है कि एडवांस मैथ पहले ही आ गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं। त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है, एडी और बीई। त्रिभुज एबीसी आप बनाइए। ये त्रिभुज एबीसी बना दिए आपका। मान लीजिए ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एडी और बीई, एडी एक माध्यिका एडी है, एक माध्यिका बीई है। दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है। किसी भी त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है कि सामने वाले भुजा को बराबर भाग में बांटता है, और जहां पर माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। आप बताइए कि यह आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं? यहां पर मान लीजिए कि ये G है, तो AG आपका 2 रहेगा, तो GD आपका कितना रहेगा? 1 रहेगा, है ना। BG आपका 2 रहेगा, तो आपका GE कितना रहेगा? 1 रहेगा। यही रेशियो में ना बांट रहा है। आपसे क्या बोला है कि AD का लंबाई 12 है। AD यानी कि ये पूरा का पूरा AD आपको 12 है। तो AD 12 है, तो AD आपका किस अनुपात में टूट रहा है? 2:1 के अनुपात में, यानी कि 3 यूनिट है। 3 यूनिट 12 के बराबर 4 गुना। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 गुना कितना हो जाएगा? 8, और ये 4। तो आप बताइए ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपका 8 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया ना। आप बताइए उसके बाद क्या बोला? बीई 9 सेंटीमीटर है। बीई जो है 9 सेंटीमीटर है, तो बीई भी 2:1 के अनुपात में बटेगा। 2:1 के अनुपात में, तो 3 है। 3 यूनिट 9 के बराबर कितना गुना? 3 गुना। तो ये भी 3 गुना हुआ, तो ये 6 हो गया। ये भी 3 गुना हुआ, ये 3 हो गया। तो आप बताइए बीई में बीजी आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो फाइनली आप यहां पर से देखिएगा, एजी आपका कितना है? 8 है। 8 है। और यह आपका कितना है? 4 है। यह आपका कितना है? 6 है। और यह आपका कितना है? 3 है। आपसे क्या पूछा है? AB की लंबाई। तो 8, 6 और ये आपका, इसके सामने आपका क्या कर्ण बनेगा? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो 8, 6 कितना का आपका ट्रिपलेट बनता है? 8, 6, 10 का ट्रिपलेट बनता है। यानी कि यह कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर, है ना। तो जो मेडियन के बारे में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ा जाए। देखिएगा छठा नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी जो है आपका एक समबाहु त्रिभुज है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, एक समबाहु त्रिभुज है आपका ये एबीसी, है ना, समबाहु त्रिभुज है। और एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, ये परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी डी बीसी पर स्थित है, डी बीसी पर स्थित है। एडी आपका 4√3 है, यह आपका 4√3 है। आप बताइए कि एबीसी त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। एडी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई भी त्रिभुज में परपेंडिकुलर उस त्रिभुज का हाइट होता है कि नहीं? ऊंचाई होता है। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितने के बराबर? √3/2 इंटू भुजा के बराबर। ये ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना? 4√3। √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना आ गया? 8। यानी कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं 8 8 8 है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, किसी पतंग के डोर की लंबाई, ये डोर है, डोरी जिसको बोलते हैं, डोर की लंबाई जो है आपका 158 मीटर है, ठीक है। और यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिएगा आपका ये पतंग है ना, ये वाला पतंग है आपका, और क्षैतिज के साथ, क्षैतिज ये हुआ, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहता क्या है कि पतंग की ऊंचाई मीटर में कितनी है, यानी कि ये हाइट आपको निकालना है। मान ले कि डोर ढीली नहीं है, यानी कि ये पूरा टाइट है आपका, और पतंग का लंबाई कितना दिया हुआ है? 158 दिया हुआ है। आप बताइए कि अगर 90 के सामने 30 डिग्री हो तो आपका रेशियो क्या होता है? 1 होता है, ये 2 होता है, ये √3। तो 2 यूनिट आपका कितने के बराबर? 158 के बराबर। तो ये कितना गुना हो गया? 79 गुना हो गया। तो आप बताइए, ये हाइट 1 यूनिट ही तो निकालना है, तो इसका 79 गुना कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान तो है, रेशियो सिर्फ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे, कॉट, टेन, सेक, कोसेक, ये सब एक साथ है आपका, ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, इसमें थीटा बराबर 45 पुट कर दीजिए, और जितना वैल्यू आएगा वही थीटा आप 45 पुट करके देखिए कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो पुट थीटा बराबर 45 पुट कीजिएगा, तो आप पहले हमें बताइए कि यहां से कितना आएगा। ये आप 45 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो कॉट क्यूब 45, कॉट 45 कितना? 1, 1 का क्यूब 1 बटे में कॉसेक 45 कितना होता है? √2, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस टेन 45, 1, 1 का क्यूब 1 बटे में सेक स्क्वायर 45, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। इसके बाद प्लस 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2। आप बताइए, √2 गुना √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया? हाफ हाफ 1 हो गया, प्लस 1। यानी कि जिस ऑप्शन में थीटा 45 देने पर 2 आ जाए वही आपका सही आंसर है। आप बताइए, तो कॉसेक में आप 45 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2,
इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो ये नहीं ना होगा। आप बताइए कि इसका √2, इसका √2 गुना √2 2, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है ना। तो कहीं आपको और दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 45 पुट करके आप बनाइएगा तो आंसर तुरंत आएगा। चलिए नेक्स्ट। ये भी अलजेब्रा का अच्छा सवाल है। अगर आप इसको भी वैल्यू पुटिंग से कीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, आप x और y का यहां पर ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि यहां 17 आ जाए, और यहां पर x और y का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि 5 आ जाए। तो आप अगर ये वाला वैल्यू रखते हैं तो आप बताइए 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2, तो ये कितना हो गया? 8 9 17 के बराबर। ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना। दूसरे इक्वेशन में भी पुट करके देखिए, 2 का पावर 3 प्लस 2 माइनस 3 का पावर 2 प्लस 1, बताइए 2 का पावर 5 कितना? 32 माइनस 3 का पावर 3 कितना? 27। ये कितने के बराबर? 5 के बराबर, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया। ऑप्शन नंबर सी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बंटा मत समझिएगा, ये घंटा है। जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रही है, यानी कि धारा का चाल आपका कितना है? 15 है, और नाव का चाल कितना है? 45। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, और धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में लगा समय 9 घंटा अधिक है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा है। आप बताइए कि आप धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो धारा के विपरीत चल रहे हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल को माइनस करेंगे, और धारा के साथ चल रहे हैं तो प्लस करेंगे। और दोनों चाल में हम समान दूरी तय कर रहे हैं, तो यदि दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा होता है किस? कौन? समय होता है ना। तो यहां समय का ही ना बात किया है। चाल का रेशियो आप देखिएगा, तो आप बताइए अगर धारा के साथ चलेंगे तो चाल कितना? धारा के साथ स्पीड अप ही ना बोलते हैं उसको, और आप एस डाउन बोल दीजिए इधर। आप बताइए कि धारा के साथ चल रहे हैं तो ये कितना? 60 हो गया, और धारा के विपरीत चल रहे हैं तो यह कितना? 30 हो गया। आप बताइए कि यह चाल का रेशियो हो गया ना, चाल का रेशियो हो गया। रेशियो अपने सबसे छोटे रूप में 2:1 के रूप में। तो आप बताइए समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। आप यहां से बताइए कि 1 से 2 लग रहा है, कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1 ज्यादा समय लग रहा है। आप बताइए ना, 1 ज्यादा लग रहा है तो एक्चुअल में कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। तो कितना गुना? 9 गुना। यानी कि अगर धारा के साथ चलेंगे तो इसको कितना घंटा लगेगा? 9 घंटा लगेगा, है ना। धारा के विपरीत चलेंगे तो इसको कितना घंटा लगेगा? 18 घंटा लगेगा। आपसे दूरी पूछा है, कोई भी चाल ले लीजिए। 60 के चाल से आप चलिएगा 9 घंटा, तो कितना दूरी तय कीजिएगा? 540। 30 के चाल से 18 घंटा चलिएगा तो कितना तब भी चलेगा? 540, है ना। तो कितना डिस्टेंस हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों चाल के द्वारा अगर तय की गई दूरी समान हो
तो चाल का उल्टा समय होता है। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, कोई किए हैं? कितना आता? 50। वेरी गुड। एक बस जो है बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करता है ना? बस स्टेशन से चलना शुरू करता है, हर 30 मिनट पर एक बस वहां से निकलती है और प्रत्येक बस की चाल जो है समान है। जितना भी बस वहां से निकल रहा है बस स्टेशन से, वह चाल बराबर है। जेड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर की चाल से बाइक चला रहा है, यानी कि विपरीत दिशा से, जिस दिशा में बस जा रही है उसके विपरीत डायरेक्शन से एक बाइक आ रहा है जिसका कितना है चाल? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बस का चाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाइक का चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जेड प्रत्येक बस से कितने मिनट में मिलता है? 20 मिनट में। आप सोचिए ना, कोई भी किसी से मिलेगा तो बस जो है 30 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, बाइक उतना ही दूरी 20 मिनट में तय कर लेगा कि नहीं? यानी कि दोनों के द्वारा, एक को 30 मिनट में तय की गई दूरी, एक को 20 मिनट में तय की गई दूरी बराबर होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। मान लीजिए बस की चाल x है, कितना समय लगेगा? इसको 30 मिनट का चलना है इसको, तो ये दूरी तय कर लेगा। यही दूरी आप बताइए कि जेड उधर से आ रहा है तो बस भी तो इधर से जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 25 हो जाएगा। और इसके द्वारा कितना देर में? हर एक 20 मिनट में ना मिल लेगा बस से, तो 20/60 है ना? तो प्रत्येक बस की चाल यानी कि x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। 60 से 60 कट गया, आप बताइए कि 0 से 0 कट गया, 3x इंटू 2x, x इधर आ गया तो 25 दूना कितना आ गया? 50। यही आपका आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगर टाइम डिस्टेंस हो या आपका पानी, ये क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम हो, रेलगाड़ी हो, है ना, इस चैप्टर में अगर आप या तो दूरी बराबर करना हो, या चाल बराबर करना हो, या समय बराबर करना हो, इस इक्वेशन को आप समझ गए क्वेश्चन में, तो फिर सवाल में कोई जान नहीं रहता। एक लाइन से ज्यादा का सवाल नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन बराबर करने के लिए आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पाइप ए और पाइप बी एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। यदि बी को टंकी ए से 5 मिनट अधिक लगता है, बी को ज्यादा लगता है ए से, कितना मिनट? 5 मिनट, तो दोनों उस टंकी को अलग अलग कितने देर में भरेगा? तो जब भी सवाल में ज्यादा कम का बात करें ना, ऑप्शन से बनाइए, आराम से सवाल बनेगा। आप बताइए कि यहां पर ये अगर ए है तो ए को बी को ए से 5 मिनट अधिक लगता है, तो ये 15 मिनट है, इसको तो 5 मिनट कम लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। इसको 15 मिनट लग रहा है, इसको 20 मिनट लग रहा है, ये ऑप्शन को कंसीडर कीजिएगा, है ना। इसको 25 लग रहा है, इसको 20, 5 मिनट कम ही लग रहा है, अधिक लगना चाहिए, और ये कंसीडर होगा, इसको 10 और इसको 15। अगर मान लीजिए कि ए आपका 10 है और बी आपका 5 मिनट अधिक 15 है, तो
तो दोनों मिलकर 6 मिनट में अगर भर देगा तो समझ जाइए कि ये ऑप्शन सही है। तो दोनों मिलकर देखिए तो टंकी का कितना क्षमता हो गया, 30 हो गया। ये 3 के कैपेसिटी से, ये 2 के कैपेसिटी से, लगा समय दोनों एक साथ, कितना हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा, एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 24 व्यक्ति, 8 घंटा काम करवाइए कितने व्यक्ति से, 24 व्यक्ति से। एक काम का 2 इकाई 10 दिन में पूरा हो जाता है। काम आपका नीचे होगा, 2 इकाई काम 10 दिन में पूरा हो गया। उस कार्य के 4 इकाई को, इसका 4 इकाई करवाइए, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यदि 16 दिन के लिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, यहां से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आ जाएगा ना, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 24 से 48 2 बार में, 2 से 5, 40 दिन आ गए। 40 व्यक्ति आपका उस काम को कर लेंगे। मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल हुआ। चलिए नेक्स्ट, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु जो है 17 वर्ष है। इस छात्र में आपका लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गया। लड़का का औसत आयु जो है 17.4 है, अगर बॉयज का बात करें तो यह 17.4 है, ठीक है। जबकि लड़कियों का औसत आयु 16.8 है, गर्ल्स का बात करें तो 16.8 है। दोनों का मिलाकर आपका औसत कितना है, 17 है। तो ये 17 हो गया, है ना। आप बताइए यहां से एलिगेशन लगाइएगा तो किस चीज का रेशियो निकलेगा, लड़का का संख्या और लड़की का संख्या। तो आप यहां से घटाइएगा 17 में से 16.8 तो 0.2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0.4 हो गया। यहां से दोनों दशमलव को हटा दीजिएगा तो 1 और 2 के रेशियो में आ गया, है ना। यानी कि बॉयज जो है आपका 1 है और गर्ल्स जो है आपका 2 है। कहता है यदि कक्षा में 21 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट आपका कितने के बराबर है, 21 के बराबर। तो 2 यूनिट कितने के बराबर, 42 के बराबर, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, क्या देखिए ना, ए और बी का विलयन में अम्ल और जल का वाटर अनुपात है। अम्ल को आप ए से कीजिएगा तो ए और बी तो विलयन ए का नाम है, एसिड। चलिए ना, एक्स विलयन, अम्ल को एक्स मान लिए और जल को डब्ल्यू मान लिए। इसका अनुपात ए में कितना है, 2 और 7 है, 2 और 7 है। और बी विलियन में यह 4 और 5 के रेशियो में, ठीक है। इन विलियन को 4 और 3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। जब भी किसी 2 अनुपात को, 2 मिश्रण को मिलाया जाता है किसी खास अनुपात में, तो उससे पहले दोनों अनुपात को बराबर किया जाता है। तो आप बताइए कि ये दोनों अनुपात टोटल में कितना है, 9 है, और ये दोनों कितना 9 है।
तो ये ऑलरेडी बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता तो इसको बराबर करते। अब इसको 4-3 के अनुपात में मिलाना है। अब एक्चुअल में यह 1-1 के अनुपात में है और 4-3 के अनुपात में मिलाना है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो इसमें भी 4 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 28। इसमें भी 4 से गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 8। इसमें भी 3 से गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 15। और इसमें भी 3 से गुना होगा, ये हो जाएगा 12। अब मिश्रण को मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो एसिड और पानी का रेशियो आएगा वही आपसे पूछा है। तो 20 प्लस 43, 20 और 43 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो किसी खास अनुपात में मिलाना हो तो पहले उसे 1-1 के अनुपात में लाइए, यानी कि बराबर कीजिए, फिर उस अनुपात में मिलाइए। आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात जो है क्रमशः 4 और 5 है। देखिएगा, ए है और ये बी है, ठीक है। इसके मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, यह कितना 4 और 5 के अनुपात में। ए तथा बी के मासिक बचत का भी अनुपात दिया हुआ है, कितना 14 और 19, यानी कि बचत का अनुपात दिया हुआ है कितना 14 और 19, है ना। कहता है कि ए और बी प्रत्येक का मासिक व्यय जो है 1200 रुपया, यानी कि खर्च जो है दोनों का 1200 रुपया है। यह भी 1200 है व्यय यानी खर्च, और यह भी आपका 1200 रुपया है खर्च। तो आपसे पूछा है ए और बी के मासिक आय के बीच कितना अंतर है। तो दोनों के मासिक आय के बीच अनुपात में तो 1 का अंतर दिख रहा है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप इसको क्या कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल तरीका लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 19 गुने 4 कितना हो गया 76 हो गया। 14 गुने 5 कितना हो गया 70 हो गया। यहां पर आप क्रॉस लगाइएगा, 1200 गुने 14 तो यह कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 एकम 14, 2 16, 16,800 ये हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों को गुना कीजिएगा, 19 दूना 38, 19 एकम 19 और 3 22, 22,800 हो गया। इस दोनों का अंतर लीजिए और इस दोनों का अंतर लीजिए, तो 6 यूनिट जो है आपका कितने के बराबर है, यहां पर 600 के बराबर होगा, 6000 के बराबर, 6000 के बराबर होगा। तो 6 यूनिट 6000 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 1000 के बराबर। 1 यूनिट का ही तो वैल्यू आपसे पूछा है, दोनों के आय में अंतर, ऑप्शन नंबर सी है। ये जब आप बेसिक से बनाइएगा ना तो आपको वहां दिख जाएगा कि क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वहीं से आया है ये। चलिए नेक्स्ट, बोला क्या है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि उधार पर दी जाती है, ठीक है। रेट आपको दिया हुआ है 10%, मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपया, ठीक है। ब्याज आपका वार्षिक संयोजित होता है। तो कहता है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, यही पूछा है ना। आप बताइए कि मूलधन आपको कितना दिया हुआ है
4000 दिया हुआ है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। आपको दूसरे और तीसरे साल यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना? तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। आप बताइए कि इसका पहले साल का 1/10 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। दूसरे साल का भी 1/10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तीसरे साल का भी 1/10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ये 1200 आपका एसआई शुरू में निकल गया। अब पहले वर्ष का सीआई और एसआई बराबर होगा, यानी कि पहले वर्ष का सिर्फ सीआई भी पूछेगा तो 400 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष का सीआई निकालिएगा तो 400 का आप 1/10 ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब दो वर्ष का आपका आ गया टोटल 840 रुपया, और सिर्फ दूसरे ईयर का कितना आया? 440 आया। अब तीसरे साल का निकालिएगा तो इसका भी 1/10 40, इसका भी 1/10 40, और 40 का भी 1/10 4 हो जाएगा। आप बताइए कि दूसरे साल में कितना 440 है, अब तीसरे साल में यही मिलाकर 440 हो गया, तो अंतर कितने का हो गया? 44 का अंतर हो गया, है ना? ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना? चलिए नेक्स्ट। कितना आया? बी नंबर 3.1/3। देखिए ना, 3 वर्ष में 8,000 रुपये पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर जो है 800 रुपया दिया गया, यानी कि दो बैंक में 8,000 रुपया दिया गया और दोनों बैंक में 3 वर्ष के लिए ही ब्याज दिया गया। तो वहां पर जो दोनों बैंक से प्राप्त एसआई जो है दोनों के बीच अंतर 800 रुपया। अगर प्रथम बैंक पर 8% और दूसरे बैंक से 8% ब्याज का दर निकाल रहा है तो दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो आप बताइए ना कि टोटल ब्याज का अंतर 800 है, तो प्रथम बैंक से जो मिलेगा 8,000 रुपया गुना 3 अब बटे में 100, ये कॉमन आ जाएगा कि नहीं? अब बचेगा क्या? दोनों का रेट, यानी कि R1 माइनस R2, यही तो निकालना है। ये बराबर कितना है आपका? 800 के बराबर। तो ये बताइए कि यहां से डबल जीरो कट गया, 80 से 10 बार में कटा तो 10/3, यानी कि R1 माइनस R2 जो है वह 3.1/3% का। दोनों के रेट में अंतर है। साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला लगा दिए और कॉमन ले लिए, है ना? चलिए नेक्स्ट। देखिए ना, 25% का छूट देता है पर्स पर और वह 37% का छूट देता है, तो उसके लाभ के रूप में 120 रुपया कम प्राप्त होता है। कम क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि 12% का अधिक छूट दे दिया, तो अधिक छूट पर कम आपको मिलेगा। तो 12% के बराबर कितना हो गया? 120। तो 1% के बराबर कितना? 10 हो गया। तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो छूट पर अंकित मूल्य निकलता है तो 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो बन ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट। आप बताइए, एक मेज को 210 और 420 में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% का हानि होता है। L1 माइनस L2 आपको 7 दिया हुआ है, यानी कि दोनों के प्रतिशत के बीच का अंतर आपको 7 दिया हुआ है ना? और दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर बताइए कितने का? 210 का अंतर है।
तो मेज का कीमत यानी कि 100% वैल्यू पूछा है, 1% का वैल्यू कितना हो गया 30, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ना। यही आपका आंसर। आसान ही तो है जी सेठ। कितना आएगा 500। यदि किसी संख्या के इससे पीछे वाला होगा ना, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है। आप पहले बताइए, कोई भी संख्या है उसका 85% को जोड़ते हैं, उसके 85% को 75 में जोड़ते हैं, आप बताइए पहले 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 17/20। इसका मतलब पहले हमको समझाइए, 20 आपका मूल संख्या है, 20 आपका क्या है वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर जिसके बारे में बात किया जा रहा, इसका 85% है आपका 17। आप बोलिए इस संख्या के 85% यानी कि 17 में क्या जोड़ रहे हैं कि 20 हो जा रहा है, 3 ही ना जोड़ रहे हैं, जबकि सवाल को बोला गया है कि 75 में जोड़ रहे हैं, तो 17 में 3 जोड़ रहे हैं, एक्चुअल में 75 में जोड़ रहे हैं, तो 3 यूनिट 75 के बराबर यानी कि 25 गुना। तो आप बताइए कि मूल संख्या जो 20 है इसका 25 गुना हो जाएगा कि नहीं, यानी कि कितना हो गया 500। मूल संख्या आपका क्या हो गया 500, क्या यही ना बनेगा। एक्स मत मानिएगा। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 है, उनमें से लघुत्तम समावर्तक 840 है, संख्या 49 है तो दूसरी संख्या। देखिए सबसे पहली बात तो ये टेक्निकली ये सवाल गलत है, कल भी जो भी आया हो टेक्निकली तो संख्या जो आपका मौसो जो होता है मौसो का ही गुणज होता है संख्या, यानी कि सभी संख्या मौसो से कटना चाहिए। तो क्या आपका 21 से ये संख्या कट रहा है क्या 49 नहीं ना कट रहा है, तो आने वाला संख्या भी तब नहीं कटेगा, है ना। भले आंसर निकल के आ गया, आपको पता है कि पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम अगुना एचसीएफ होता है, यही ना। तो पहली संख्या दिया हुआ है 49, दूसरी संख्या x निकालना है, एलसीएम आपको दिया हुआ है आपका कितना 840, एचसीएफ आपको 21 दिया हुआ है। तो आप देखिए ना 7 49 12 84 है ना, 7 आई 21 360 हो गया दूसरी संख्या, ये भी 21 से विभाजित नहीं होगा। हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो टेक्निकली ये सवाल गलत है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है ये भी, तो क्या कीजिएगा आंसर तो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बताइए। ए नंबर, चलिए क्या बताए थे कि अगर दिए गए रूट के बीच में अंतर समान हो और बीच में माइनस का साइन हो, माइनस का साइन है तो अंतर समान, तो माइनस का मतलब क्या होता है छोटा, अगर छोटा खोजिएगा तो बड़ा मिलेगा, अब बड़ा खोजिएगा तो छोटा मिलेगा। तो आपसे क्या पूछा है छोटा खोजने के लिए बोला है, तो सबसे बड़ा खोज लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है 401 है, इसी में मौजूद है ऑप्शन नंबर ए। अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा खोजने के लिए बोलता तो आप क्या खोजते सबसे छोटा, तो सबसे छोटा किसमें मौजूद है
तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। लेकिन आंसर आपका ए है, छोटा खोजने के लिए बोला। चलिए, कितना आया? 12। देख लेते हैं। आप देखिएगा ये 3 का 2, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 6 ऑफ 3 ये 18 हो जाएगा, है ना। आप बताइए 25 में भागा दे दीजिएगा 5 से तो कितना बचेगा? 5 प्लस 6 माइनस 4 और ये प्लस, अब देखिएगा 18 में भागा दे दीजिएगा 2 से तो कितना बचेगा? 9 माइनस 8 प्लस 4, प्लस वाले को ये 4 4 तो कैंसिल ही हो गया। 9 5 14, अच्छे 20, अब 20 में से 8 गया, 12 बच, है ना। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलिए लास्ट, हाँ इसका बताइएगा। 0, वेरी गुड। आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी, हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा जब n आपका विषम हो, जब n आपका विषम हो, है ना। तो यहां पर तो n आपका सम है, इसको विषम बनाने का कोशिश कीजिए और बराबर करने का कोशिश कीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये होल पावर 25 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होल पावर 25। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 16, 16 का पावर 25 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 49 का पावर 25। अब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जहां n आपका विषम है तो किससे विभाजित होगा? 16 प्लस 49 से विभाजित होगा पूरी तरह, यानी कि 65 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जब पूरी तरह विभाजित होगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका कल होगा, कल नए सेट के साथ मिलते हैं।